जानने की आज कोशिश करेंगे कि मल्टी एसेट पोर्टफोलियो के क्या फायदे होते हैं। हर एक एसेट क्लास के अपने क्या क्या स्पेशलिटीज है, इस पर हम आज करने वाले हैं खास चर्चा। और इसको मल्टी एसेट एलोकेशन फंड किस तरीके से आपके पोर्टफोलियो में मददगार साबित होता है इसके तहत, इस पर भी रहेगी खास चर्चा। हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय करा देते हैं। आनंद राठी वेल्थ में डायरेक्टर, ऋषिकेश पाल भी हमारे साथ है, कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीईओ क्षितिज महाजन से आज करेंगे खास चर्चा। ऋषिकेश और क्षितिज दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। जब हम अलग अलग एसेट क्लासेस की बात करते हैं ऋषिकेश, इसमें समझना जरूरी है कि हर एक एसेट क्लास का अपना रिस्क और अपना रिटर्न क्या है, क्योंकि इसी के आधार पर एक जो निवेशक है अपने पोर्टफोलियो में ऐसे किसी एसेट क्लास को जगह देते हैं। तो अगर हम कुछ डेटा आपसे समझना चाहें कि ये जो अलग अलग एसेट क्लास है, जिसमें कुछ एग्रेसिव एसेट क्लासेस हैं, कुछ ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, कैसा रहा इनका रिस्क और रिटर्न का पैटर्न? नमस्ते स्वाति जी, नमस्ते क्षितिज जी और सारे दर्शकों को नमस्ते। तो सवाल यह है कि कई एसेट क्लासेस है, कई व्हीकलर्स है, एलोकेशंस होते हैं जहाँ पे रिटर्न्स होते हैं और रिस्क भी होती है। तो सबसे पहले इक्विटी की बात करते हैं। इक्विटी और रियल एस्टेट जो है वो ग्रोथ ओरिएंटेड एसेट क्लासेस माने जाते हैं, और डेट और गोल्ड जो है वो डिफेंस ओरिएंटेड एसेट क्लासेस माने जाते हैं। तो जो ग्रोथ ओरिएंटेड एसेट क्लासेस है पहले उनकी बात करते हैं। जैसे इक्विटी में स्टॉक हो गया, तो स्टॉक्स का रिटर्न रेंज करीबन 10 से 18% के बीच में होता है, लेकिन उसका रिस्क जो स्टैंडर्ड डिविएशन के द्वारा नापा जाता है वो करीबन 15% का होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न करीबन 12 से 14% के बीच में होता है, और उसका रिस्क 13% का होता है स्टैंडर्ड डिविएशन। पीएमएसएस, एआईएफ्स, इनके रिटर्न्स करीबन 12 से 14% के बीच में होते हैं, लेकिन रिस्क काफी ज्यादा होता है जो 15 से 18% का होता है। ये हुआ इक्विटी का। लेकिन इक्विटी की जब प्रोडक्ट्स की बात करें तो निफ्टी का रिटर्न और रिस्क जानना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। निफ्टी का रिस्क रहा है करीबन 12 से 13% स्टैंडर्ड डिविएशन, और रिटर्न रहा है करीबन 14, 14.5%। तो ये रहा इक्विटी का। डेट में देखा जाए तो डेट म्यूचुअल फंड्स में करीबन 5 से 7% का रिटर्न आता है, जब पे स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत कम होता है, क्योंकि ये डिफेंस ओरिएंटेड प्रोडक्ट होते हैं। करीबन 1.5% का स्टैंडर्ड डिविएशन पाया जाता है यहाँ पे। एफडीज, पीपीएस में स्टैंडर्ड डिविएशन बिल्कुल ही नहीं होता है। जब आप निवेश करते हो, जैसे एफडी में आपको 3 से लेकर 6% से रिटर्न बनने की गुंजाइश होती है, पीपीएफ में करीबन 7% रिटर्न बनने की गुंजाइश होती है। यहाँ पे डिविएशन कुछ नहीं होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन जो होता है वो नील होता है, जीरो होता है। गोल्ड में ये डिफेंस ओरिएंटेड कैटेगरी है, लेकिन इसमें रिटर्न्स करीबन 8 से 12% के बनते हैं, लेकिन रिस्क भी काफी हाई है, 7 से 9% का रिस्क स्टैंडर्ड डिविएशन में होता है। और रियल एस्टेट में करीबन 7%, 3 से 7% का रिटर्न पाया जा सकता है, लेकिन मीडियम रिस्क मानी जाती है जब मैं रियल एस्टेट की बात करता हूँ। तो ये हुआ रिटर्न और रिस्क का पैमाना, जहाँ पे हम प्रोडक्ट्स को इवेल्युएट करते हैं। बिल्कुल, तो रिस्क और रिटर्न का पैमाना हमने समझा कि किस तरीके से आपको ये मदद दे सकता है आपके एक पोर्टफोलियो क्रिएशन में, क्योंकि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की यहाँ पर बात चल रही है। ऋषिकेश, आपका क्या व्यू है इस कैटेगरी पर? क्योंकि अगर एक जो रिटेल निवेशक है उनको ज्यादा सिरदर्दी नहीं लेनी, जैसे हम कह रहे थे कि एक पार्ट ऑफ जो एक आप जब आप एसेट एलोकेशन करते हैं, डेफिनेटली आप इक्विटी में पैसा डाल रहे हैं, आप डेट फंड्स भी लेते हैं, पर एक छोटा एक हिस्सा अगर आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को देते हैं तो क्या ये तरीका अपनाया जा सकता है अगर हर एक एसेट क्लास का थोड़ा थोड़ा एक एक्सपोजर लेना है तो? जी बिल्कुल स्वाति जी, अगर निवेश करना है और एक्सपोजर काफी सारे एसेट क्लासेस को लेना है, तो ये एक जरिया है। क्या ये प्रूडेंट जरिया है, इसके बारे में हम विस्तार में बात करेंगे। मेरे हिसाब से अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन करना है अगर एसेट क्लासेस के बीच में, वो पोर्टफोलियो लेवल पे होना चाहिए, ना कि फंड लेवल पे होना चाहिए। क्या कहना चाहता हूँ, अगर आपका इक्विटी और डेट का एक मिश्रण बनाना है, या इक्विटी, डेट और गोल्ड का मिश्रण बनाना है, तो वो आप एक पोर्टफोलियो लेवल पे करें। तो समझो, उदाहरण के तौर पे आपको एक पोर्टफोलियो बनाना है जहाँ पे आपको 80% इक्विटी में डालना है, 10% डेट में डालना है और 10% गोल्ड में डालना है। तो आप 80% जो है वो प्योर इक्विटी फंड्स में डालो, 10% जो डेट में डालने वो प्योर डेट में डालो, और 10% जो गोल्ड में डालना है वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में डालो। तो पार्टिसिपेशन जो करना है वो आप इंडिविजुअल एसेट क्लासेस में करो, पोर्टफोलियो लेवल पे मिक्स करो, लेकिन फंड लेवल पे मिक्स मत करो।
ओके, तो आप ऋषिकेश कह रहे हैं कि पोर्टफोलियो लेवल पर डाइवर्सिफाई करें, सिर्फ एक फंड के लेवल पर डाइवर्सिफाई सिर्फ करना शायद सही स्ट्रैटेजी ना हो। वन ऑफ द स्ट्रैटेजी हो सकती है, पर एक लॉन्ग टर्म एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी में आपको एक इक्विटी का 75%, डेट का 20% या गोल्ड का 5% तक आप शामिल कर सकते हैं। और एक और जो एसेट क्लास है जिस पर चर्चा करना जरूरी है ऋषिकेश, वो है रियल एस्टेट, क्योंकि अगर बजट में भी कुछ ऐलान आते हैं, हाउसिंग लोन को लेकर चाहे हो गए या अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर हो गए, और अगर फिर ईयर एंड के टाइम पे अगर ब्याज दरों में भी कुछ कटौती के संकेत मिलते हैं तो रियल एस्टेट को भी अच्छा बूस्ट मिलेगा। तो मतलब एक और जो आपका एसेट क्लास है वो बूम को तैयार है। तो ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी रखने की आपकी सलाह रहेगी? जी बिल्कुल स्वाति जी, रियल एस्टेट ये एक बहुत महत्वपूर्ण एसेट क्लास है इंडिया में। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ग्रोथ ओरिएंटेड में रियल एस्टेट को गिना जाता है और इक्विटी को गिना जाता है, लेकिन ये भी समझना बहुत जरूरी है कि ये जो दो एसेट क्लासेस है ये चक्रीय एसेट क्लासेस है, सिक्लिकल एसेट क्लासेस है। तो क्या ये साइकिल रियल एस्टेट का है या ये साइकिल इक्विटी का है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो मेरे हिसाब से तो ये साइकिल जो है वो इक्विटी का साइकिल है। ये मैं क्यों कहता हूँ इसके ऊपर मैं थोड़ा विस्तार में बात करूंगा। इक्विटी जो है वो आप पिछला डेटा भी देखें 20-22 सालों का, तो ये ध्यान में आता है कि नॉमिनल जीडीपी जो है, जो अपना रियल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन जो है, अगर नॉमिनल जीडीपी देखते हैं तो मार्केट का मूवमेंट नॉमिनल जीडीपी के इर्द गिर्द रहता है। आज की तारीख में अगर हम फोरकास्ट देखें, आईएमएफ, आरबीआई, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, तो हम देखते हैं कि रियल जीडीपी करीबन 7-7.5% का दिखाई देता है और 4.5% का करीबन इन्फ्लेशन दिखाई देता है। तो कुल मिला के 11-12% का नॉमिनल जीडीपी दिखाई देता है। तो वो रेंज में मार्केट मूवमेंट भी दिखाई देगी, और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में डालोगे तो थोड़ा अल्फा बनेगा, तो 12 के ऊपर 2% जोड़ दो, 14% बनाने की काफी अच्छी गुंजाइश है। ये हुआ इक्विटी का भाग। लेकिन हम दूसरी भाग की तरफ देखें, जो है रियल एस्टेट, तो एक बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स कहता है कि डिमांड एंड सप्लाई मिसमैच है। सप्लाई जो है मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में अगर हम देखें तो सप्लाई जो है वो काफी हद तक ज्यादा है और डिमांड जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है। तो उसके वजह से डिमांड एंड सप्लाई मिसमैच के वजह से इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि भाव जो है या प्राइसेस जो है उनमें बढ़ोतरी होने की गुंजाइश काफी छोटी होती है, कम होती है। तो मेरे हिसाब से अगर मुझे चुनाव करना है बिटवीन रियल एस्टेट एंड इक्विटी, तो मैं इक्विटी का चुनाव करूंगा, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा इक्विटी का ही चुनाव करना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये चक्रीय एसेट क्लासेस है और इक्विटी इस तारीख में प्रॉमिसिंग लग रही है इन कंपैरिजन टू रियल एस्टेट। तो इस हिसाब से मैं चुनाव करूंगा कि इक्विटी में निवेश। तो इक्विटी में निवेश के लिए काफी ज्यादा हिमायती है ऋषिकेश। इस पर की आज हमने चर्चा। ऋषिकेश पालवे और क्षितिज महाजन से, दोनों ही एक्सपर्ट्स का बहुत धन्यवाद करेंगे इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए।